नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। और आज हम लोग दोस्तों बिहार पुलिस जो 19,838 के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उसमें यह सेट नंबर तीसरा है। इससे पहले मैं बता दूं कि आपको दो करा चुका हूं, है ना। मैं 50-50 प्रश्नों का जो भी है प्रीवियस ईयर आपको करा रहा हूं, साथ ही साथ चीजों को आपको समझा भी दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। प्रीवियस ईयर करने से आपको लाभ ये होता है कि आपको एक आइडिया लगता है कि भैया किस टाइप के प्रश्न आते हैं, कहां कहां से आते हैं, उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि खाली टिक लगा के बढ़ गए, काम हो गया। नहीं, चीजों को समझिएगा, कहां से प्रश्न आते हैं उनको फिर पढ़िएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है सिरपुर जो आर्द्र भूमि है, सिरपुर आर्द्र भूमि है, यह कहां स्थित है? सिरपुर आर्द्र भूमि तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अब मध्य प्रदेश के तो इंदौर भी है और भोपाल भी है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में, जी हाँ, सिरपुर जो है वह इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह आर्द्र भूमि है और यह जो है ना मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज और थोड़ा सा होगा वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो यह मानव निर्मित है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, दूसरा सवाल। कवि हैं, इनका नाम है भैया जीवन आनंद दास। नाम याद रखिएगा इनका, जीवन आनंद दास। यहां से प्रश्न उठाया गया है बिहार पुलिस में, और ये 2024 में अभी जो चल रहा है, ये 2024 की प्रश्न ही करा रहे हैं हम, 21,391 वाले एग्जाम का। कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? तो जीवन आनंद दास जो थे, इनका जन्म 1899, जी हाँ, 1899 में हुआ था। तो ये आंसर आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2, आंसर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानववाद का जनक कहा जाता है, तो मानववाद का जो जनक है वो पेट्रो को कहा जाता है। यह प्रश्न आप लूसेंट में भी पढ़े होंगे, चाहे लूसेंट अगर नहीं पढ़े तो किसी अन्य बुक में भी आपको मिला होगा कि मानववाद का जो जनक है, जो विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो वहां आपको ये मिल जाएगा, मानववाद का जनक पेट्रो को कहा जाता है। चलिए, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं? कांग्रेस के एक उदारवादी नेता हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं, उनका नाम है भैया दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी जो थे वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं वहां, है ना। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लोटा विद्रोह, सॉरी विद्रोह नहीं है, अच्छा लोटा विद्रोह भी एक हुआ था। बिहार स्पेशल कराऊंगा तो उसमें लोटा विद्रोह के बारे में बताऊंगा, क्यों लोटा को लेकर विद्रोह हुआ था। चलिए, लोटा पहाड़ किस जिला में स्थित है? तो यह तो आपको झारखंड में है, झारखंड में है ना। तो चारों ऑप्शन झारखंड का ही है। तो जो जिला है लोटा पहाड़, वह हो जाएगा सिंहभूम जिला। सिंहभूम जिला राइट आंसर है कि लोटा पहाड़ जो है वो सिंहभूम जिले में स्थित है। तो ध्यान देना है आपको, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, सूर्य के जिस परिवार से संबंधित है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसको गैलेक्सी कहा जाता है ना। गैलेक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? गैलेक्सी कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये जान लीजिए, सूर्य भी एक तारा ही है। सूर्य जो है एक क्या है भैया? तारा है। और सूर्य के बारे में एक बात और जान लीजिए, अगर कभी पूछे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, पृथ्वी के सबसे भैया नजदीक का जो तारा है वह सूर्य ही है। कभी प्रैक्सिमा सेंचुरी मत लगाइएगा। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा जो है वह सूर्य है, इसीलिए आपको सबसे बड़ा भी दिखाई देता है ना। जैसे सारे तारे हैं वैसे भी सूर्य है, क्योंकि सूर्य सबसे नजदीक है इसलिए इतना गर्मी। अब अगर सारे तारे इतने नजदीक होते तो जल के भस्म हो जाता पूरी पृथ्वी, है कि नहीं। ओलंपिक खेलों में
भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता गया ओलंपिक खेलों में? तो वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम। जी हाँ, कहाँ? वर्ष 1928 एम्स्टर्डम में, वर्ष 1928 एम्स्टर्डम में जो हुआ था वहीं ये जीता गया है। तो चलते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 8वां सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वह क्या है? भारत की साक्षरता दर की बात की जा रही है, मतलब कि ओवरऑल पूरे भारत की, है ना, ऐसा नहीं कि पुरुष और महिला पूछ रहे। तो भारत की साक्षरता दर अगर पूछे भैया तो बताएंगे कि सर 74.08। भारत की साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार वह है 74.08। ये भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, अगर बिहार का पूछे, बिहार का पूछे तो कितना बताएंगे? तो बिहार का लगभग 61 है, 61.8 समथिंग, है ना। भारत का यहाँ पूछ रहा है, अगर बिहार का पूछे तो बिहार का बताइएगा 61.8। अब अगर भारत में ही पूछ दे कि भैया पुरुष का, तो देखिए पुरुष का जो साक्षरता दर है वह लगभग है 80.2, है ना। और महिला का अगर पूछे तो महिला का बताएंगे 68.8 के समथिंग है महिला का। ओवरऑल जो है वह है 74। ये ध्यान देना है, ये भारत की बात मैं कर रहा हूं। चलिए अगले सवाल की ओर। इसे द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल भी कहा जाता है। तो स्पेन का जो गृह युद्ध हुआ था ना, स्पेन में जो गृह युद्ध हुआ था इसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? तो भैया 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ होकर के 2 1945, है ना। इसी युद्ध के दौरान परमाणु हमला भी हुआ था जापान पर 6 अगस्त को और 9 अगस्त को, है ना। 2 परमाणु हमला भी हुआ था जापान पर, तो ये भी आपको ध्यान दीजिएगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त। एक था लिटिल वाई और एक था फैट मैन, तो दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से जुड़े हुए थे? तो बीवी गिरी, नाम आपने सुना होगा ना। बीवी गिरी जो थे यह ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन मेंस फेडरेशन से जुड़े हुए थे। बीवी गिरी सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे भैया? तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना। सबसे पहले थे आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक, राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर कौन थे? तो राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये दूसरे नंबर पर थे। फिर तीसरे नंबर पर थे जाकिर हुसैन, तीसरे नंबर पर थे। ये पहला हो गए, ये दूसरे हो गए, ये तीसरे हो गए, जाकिर हुसैन, है ना। चौथे नंबर पर थे बीवी गिरी। तो ये याद रखिएगा, ये चौथे नंबर वाले थे। तो ये कभी सीक्वेंस भी पूछ देता है तो सीक्वेंस भी ध्यान में रखिएगा। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ी के 2 तरह से प्रश्न पूछता है, एक गाड़ी के साइड मिरर में और एक दाढ़ी बनाने के लिए, है ना। तो गाड़ी में अगर पूछे तो गाड़ी में भैया उत्तल दर्पण। अच्छा, ये कंफ्यूजन होता होगा आप लोग को, होता होगा ना, आज से कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, गाड़ी यानी कि 2 पहिया से ही हम उदाहरण लेते हैं। 2 पहिया आप चला रहे हैं तो जो साइड मिरर लगा है, जो ये शीशा लगा होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते रहते हैं, एक इधर भी लगा होता है, ऐसे लगा होता है ना। तो जो चेहरा देखते रहते हैं हम लोग, तो चेहरा देखने के लिए नहीं होता है, वह होता क्या है कि पीछे के सारे दृश्य दिख जाएं, पीछे के सारे दृश्य दिख जाएं, जो कौन गाड़ी आ रही है कौन गाड़ी जा रही है। तो कैसे दिखेगा दृश्य? जब चीजें छोटी छोटी दिखेंगी तभी सब कुछ दिखेगा ना। ऐसे इतना छोटा शीशा है, इसमें 10 ट्रक देखना है तो कैसे देखेंगे भाई? छोटा छोटा देखना पड़ेगा। तो जब छोटा देखने की बारी आए तो छोटा याद रखिएगा, यानी कि उत्तल और अवतल में आप कंफ्यूज होते हैं। तो छोटा कौन है? उत्तल है, समझ लीजिए। छोटी छोटी चीजें इसमें दिखाई देंगी तो समझिएगा कि छोटा देखना है हमको, तो छोटा वाला लीजिएगा, उत्तल। दाढ़ी बनाने के लिए आपकी दाढ़ी जो है
वह बड़ी दिखनी चाहिए, तभी तो आप आसानी से दाढ़ी को बना पाएंगे। अगर छोटा वाला ले लेंगे तो दाढ़ी तो एक तो ऐसे ही इतना बारीक है, छोटा वाला लेंगे तो और बारीक हो जाएगा और छोटा दिखेगा, तो कैसे बनाएंगे, छूट जाएगा, है ना। तो दाढ़ी बनाने के लिए आपको चाहिए क्या कि चीजें बड़ी दिखें, छोटी भी दाढ़ी थोड़ा सा भी छूटेगा तो वो बड़ा दिखेगा, तो ये सही हो जाएगा, है ना। हमने देखा एक लड़का ने वीडियो शेयर किया, एक टीचर बता रहे हैं कि सर अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए इसलिए प्रयोग करते हैं कि उसमें सुंदर दिखाई देते हैं। सुंदर नहीं दिखाई देता है, सुंदर दिखने के लिए नहीं, ये छोटी चीजों को बड़ा दिखाता है इसलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर दिखने के लिए नहीं, बता रहा था कि सर कोई पढ़ा रहा है हमको कि सुंदर दिखने के लिए। दाढ़ी बनाने समय सुंदर क्या दिखना यार, दाढ़ी बनाते समय क्या सुंदर दिखना, सीधी सी बात है। और सामान्यतः जो घरों में लगाए रहते हैं ना, वो उत्तल नहीं होता है, अवतल नहीं होता है, वो समतल दर्पण रखे रहते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि इसमें तो बड़ा नहीं दिखता है, क्योंकि घर में जो लाते हैं वो समतल लाते हैं, अवतल दर्पण लाते नहीं है, उत्तल दर्पण लाते नहीं है। चलिए, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार के आपको जान ही रहे हैं कि वीर कुंवर सिंह। कभी कभी इनका स्थान भी पूछ देता है भैया, तो बताएंगे जगदीशपुर। जी हाँ, जगदीशपुर, याद रखिएगा, जगदीशपुर में, है ना। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर खासकर पटना से पूछे तो पटना से पीर अली, ये भी याद रखना है। हीरा का अपवर्तनांक पूछ रहा है तो 2.42 होता है। हाँ, तो ये है, तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वह 2.42 होता है। चलिए, मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? तो मैथन डैम आपको मिल जाएगा बराकर नदी पर। जी हाँ, मैथन डैम बराकर। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो जो क्वेश्चन कराया था उसमें झारखंड को कितना हिस्सा, तो संभवतः 38 बता दिया था ना, उसको संशोधन कर लीजिएगा, 45 है, लगभग 45.8% क्षेत्रफल जो है वो लिया है। दरअसल एक आध क्वेश्चन कंफ्यूजन हो जाता है तो पैनिक मत होइए, कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका संशोधन कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो एक दिन देख के भागेगा उसको तो गलत लगेगा ही, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उसको संशोधित भी तो किया जाता है। और ऐसा कोई है नहीं कि जो गलतियां नहीं करता है। गलती अगर नहीं करता है तो वो फिर इंसान क्या, गलतियां तो इंसान की फितरत है भाई, गलती करना। चलिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? पहले देखिए, यहाँ पर दो चीजें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करती हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि निकट दृष्टि दोष जब होगा आपको तो निकट की वस्तु दिखेगी, दूर वाला नहीं दिखेगा। दूर का नहीं दिखेगा, लेकिन नाम है निकट दृष्टि दोष। उल्टा होता है, दूर का नहीं दिखेगा, नाम है निकट दृष्टि दोष। तो जब आपको दूर का देखना है यानी निकट दृष्टि दोष है, तो आप अवतल, जी हाँ, अवतल दर्पण, सॉरी, लेंस के साथ जाएंगे। दर्पण कैसे होगा? लेंस होगा। अवतल लेंस के साथ जाएंगे। तो निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो दूर को देखने के लिए दूर वाला, देखिए, उत्तल लेंस लिखेंगे तो कम दूर होगा, अवतल लिखेंगे तो ज्यादा दूर होगा कि नहीं? तो दूर देखने के लिए दूर वाला लीजिएगा। और दूर दृष्टि दोष में दूर वाला दिखता है, निकट वाला नहीं दिखता है। तो निकट देखने के लिए अवतल लेंस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से समझते चल रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? देखिए, यहाँ पर दो प्रश्न पूछता है, गठन और एक घोषणा। अगर घोषणा पूछे कि घोषणा कब हुआ था, तो घोषणा भी हुआ था 1946 में, लेकिन तिथि बदल जाती है ना, तिथि बदल जाती है। गठन हुआ है 2 सितंबर को। अब घोषणा की अगर बात करें कि भैया घोषणा कब हुआ है, घोषणा मैं लिख देता हूं, तो घोषणा हुआ है 25 अगस्त 1946 को। जो बताता हूं उसको लिखा करिए। एक प्रश्न और पूछा था कि अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद कौन मंत्री थे? याद रखिएगा, खाद्य मंत्री थे। यह प्रश्न भी पूछा गया है। चलिए, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की? तो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हीं के समय में वर्ष 1953 में यह राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति करी गई थी। तो यह भी आपको ध्यान देना है।
विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 22 मार्च को आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है अगर आप बिहार से हैं तो। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 22 मार्च आप कमेंट करिए, अगर आप बिहार से हैं तो ये तो आपको पता होना चाहिए। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? फेरस सल्फेट का जो सूत्र होता है वह होता है FeSO4 7H2O, है ना। फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। ओके, तो चलिए ये भी आपको ध्यान देना है। आगे आते हैं, अगला सवाल। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? कह रहा है कि एक संशोधन हुआ जिसमें कहा गया कि भैया अगर मंत्री परिषद कोई सलाह देती है राष्ट्रपति को तो मानना ही पड़ेगा। ऐसा कब हुआ था? तो ऐसा हुआ था वर्ष 1976 में, है ना, वर्ष 1976 में। लेकिन ये चला नहीं, आया 44वां संविधान संशोधन और इसमें बदल दिया गया और कहा गया कि मानने के लिए बाध्य तो है, लेकिन एक बार वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और लौटाने की बात करें तो 44वां होगा, लेकिन लौटाने की यहाँ कहीं बात नहीं किया गया है, तो 42वां ही आंसर होगा, है ना। चीजों को समझना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये आपको अगर नहीं ज्ञात है तो मामला हो जाएगा ठंडा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है भैया? तो वह रूसो हैं, रूसो हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। अरस्तु को किसका पिता कहा जाता है? फादर ऑफ हाँ, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसी पुस्तक को कभी कभी पूछता है, जानते हैं क्या? सामाजिक अनुबंध। तो बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, अरे यार ये तो नहीं पढ़े। यही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही सामाजिक अनुबंध है, इसका हिंदी करिए सामाजिक अनुबंध आएगा, तो रूसो राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, चले आगे। चलिए सर, 1876 ईस्वी की बात है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करने वाले थे, दो लोग थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस का भी कहीं कहीं आपको नाम देखने को मिल जाता है ना। अरे भाई, आनंद मोहन बोस, ठीक, ये और सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोनों मिलकर के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने करी है। चलिए, अच्छा कुछ मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, परेशान मत होइए। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है भैया एक समान एक्सेलरेशन, यानी कि एक समान त्वरण से वह गति कर रही है। त्वरण उसका बिल्कुल एक समान है, कोई चेंजेस नहीं है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एक समान गति, सॉरी त्वरण, ध्यान रखना है। जल का पैरा विद्युतांक 80 होता है, 80 यानी कि 80। तो बहुत ही सरल प्रश्न है ये तो रटुआ प्रश्न है, रट जाएंगे। चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो अध्यक्ष बने थे वह बने थे संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, यानी कि उनका नाम था भैया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष बनते हैं। चूंकि ये सबसे वरिष्ठ थे, होता क्या है कि 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य मतलब अध्यक्ष बनाया जाता है। यहां अगर पूछे कि स्थायी किसको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। इनको अस्थायी बनाया जाता है केवल 2 दिन के लिए, इनको बनाया गया था अस्थायी, है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोई दिक्कत? संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था सबसे पहले? 1934 में
कल की वीडियो में बताया हूं। एम एन राय के मन में आया था वर्ष 1934 में, तो ये भी आप जानते हैं। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो वह कुषाण वंश का शासक था और उसका नाम था कनिष्क। जी हाँ, कनिष्क। लगभग 72 ईस्वी में ये देखने को मिल जाता है आपको, है ना। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री था जो आया था? तो हर्षवर्धन के समय आने वाला था, वह था चीनी यात्री हुएनसांग। 15 वर्षों तक ये रहा भी था, ये भी आपको ध्यान देना है इसके बारे में। चलिए, अब ये पढ़ा रहे हैं तो इससे आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए आपको कि भैया हर्षवर्धन, तो अब हर्षवर्धन आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक ना। जैसे कुम्हरार, ये बिहार स्पेशल से है, तो बिहार स्पेशल भी आपको पढ़ना है। कुम्हरार पटना में था, जानवे करते होंगे आप लोग, है ना। कुम्हरार जो है वह पटना में। चलिए आइए, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो परमाणु सिद्धांत, एक ऋषि थे कणाद, जिनका नाम क्या था भैया? कणाद। और वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। क्या नाम था उनका? कणाद, है ना। ये कहते थे कणाद कि कोई भी पदार्थ लीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़े करते, जैसे कोई ये ले लिया आपने, कोई भी चीज ले लिया, ठोस द्रव्य गैस, इसको विभाजित करते जाइए, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसको विभाजित नहीं करिएगा, और वही उसको कहा उन्होंने कि वो परमाणु हो जाएगा। ये कणाद कहते, तो ये वैशेषिक दर्शन से संबंधित थे। अच्छा, न्याय दर्शन के संस्थापक थे, जो मैं लिख देता हूं, न्याय दर्शन तो महर्षि गौतम, ठीक ना। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, कौन है भाई? कपिल मुनि, ठीक। योग दर्शन पतंजलि, जानवे करते हैं इसको क्या लिखना है, ठीक ना। तो योग दर्शन पतंजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे। क्यों कर दिए थे पता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 की एक घटना है, बहुत दर्दनाक घटना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें बहुत से नेताओं ने अपनी उपाधि जो थी वह लौटाया था, है ना। जालियांवाला बाग में मीटिंग क्यों हो रहा था? तो दो व्यक्ति थे, सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। नाम याद रखिएगा, पूछता है कि जालियांवाला बाग में जो मीटिंग था वह किस उपलक्ष्य में रखा गया था? तो सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हीं के विरोध में यह मीटिंग जो था वह रखा गया था, है ना। तो ये भी ध्यान देना है। अलवर संत के उपासक किसके थे भैया? अलवर संत उपासक। देखिए, एक पूछता है अलवर और एक पूछता है नैनार, है ना। दो पूछता है, एक अलवर और एक नैनार। तो अलवर संत पूछे तो विष्णु बताएंगे, नैनार पूछे तो शिव बताएंगे। दोनों आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं आपको ध्यान दिमाग में लाना है। चलिए आइए, क्या कह रहा है? वर्ष 1951 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी थी? जब भारत गणतंत्र हुआ, है ना, तो उस समय शिशु मृत्यु दर जो थी बहुत ज्यादा थी भैया, 146 थी। मतलब समझ लीजिए कि चिकित्सा का क्या स्थिति रहा होगा। 146 थी शिशु मृत्यु दर। वहीं 2020 की बात कर लें तो 2020 में मात्र 32 है, मात्र 32। ये ध्यान दीजिएगा, इसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल जीरो करने की कोशिश की जा रही है। चलिए आइए, ककोला जलप्रपात तो जान ही रहे हैं, नवादा में है, कोई दिक्कत नहीं है ककोला जलप्रपात। चलिए आगे आइए, इसका मतलब देख रहे हैं ना, बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन कम नहीं पूछ रहा है। बिहार स्पेशल भी आप लोग को पढ़ना है। मैं बिहार स्पेशल के 4-5 वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिससे आपको आसानी होगी। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वो कौन सा है? तो सब्जी उत्पादन में पहला स्थान तो आपके उत्तर प्रदेश का ही है। बिहार जो है वह चौथे नंबर पर है। बिहार कैबे नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये भी बिहार से ही रिलेटेड है प्रश्न। चलिए, नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र को, है ना, या नील नदी का वरदान भी कहा जाता है मिस्र को। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा जाता है? मिस्र का वरदान है नील नदी। इसको कहने वाले हैं जानते हैं कौन? हेरोडोटस, जो इतिहास के पिता हैं। जी हाँ, इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। इन्होंने ही मिस्र का वरदान कहा है नील नदी को, कि मिस्र को वरदान मिला है, नील नदी अगर नहीं रहता तो बड़ी दिक्कत होती।
61वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989। जी हाँ, 1989। देखिए तारीख पर मत जाइएगा, तारीख कम बेसी हो सकता है क्योंकि जिस स्रोत से मैं लिया हूं वो भी बहुत वो नहीं है, लेकिन ईस्वी सही है, ईस्वी सही है। इसमें हुआ क्या था कि पहले वोट देने की जो आयु थी वह 21 वर्ष थी पहले, है ना, 1989 के पहले। 1989 से जो आयु हो गई वह 18 वर्ष हो गई। तो यही वोट देने की जो आयु है इसको क्या किया गया भैया, तो इसको किया गया है कम, घटाया गया है। चलिए, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल। तो देखिए जीवन काल है इनका 1902 में तो ये जन्म लिए थे, हाँ तो यही होगा 1902 से 1979, है ना, 1979। ये जन्म कहाँ में लिए थे भैया, ये जन्म कहाँ में लिए थे जरा बताइए, किस जगह पर, जगह आपको पता है? तो यह बलिया, बलिया में ही एक शायद जगह है सिताब दियारा, है ना, सिताब दियारा, वहीं ये जन्म लिए थे। चलिए, बुझा हुआ चूना, यह प्रश्न देखिए दूसरी बार आ चुका है, बुझा हुआ चूना दूसरी बार आ चुका है। और बुझा हुआ चूना है, बुझा चूना कब बुझेगा, जब उसमें पानी मिलाएंगे, है ना, पानी मिलाएंगे उसमें, तो बुझा हुआ चूना, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, और जब OH हो CaOH2 तो हो जाता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना में आप पानी मिला के बुझाए हैं, याद रखिएगा। चलिए, SBI की स्थापना तो 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955, है ना, 1 जुलाई 1955, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए तो फटाफट, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? यह जो शिलालेख है इससे ये भी पता चलता है कि बौद्ध जो भी थे, जो ये थे, अशोक जो था यह भी बौद्ध धर्म को मतलब माना था, और यह था भ्राबू शिलालेख। जी हाँ, भ्राबू या कहीं भाबरू मिलता है तो ध्यान दीजिएगा, यही है। और यह कहाँ में है भैया, तो यह विराट नगर में है, राजस्थान में, विराट नगर में है, राजस्थान में। इसी में इन्होंने इसकी चर्चा उल्लेख किया है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? तो वर्ष 1978 में इसको हटाया गया है, वर्ष 1978 में हटाया गया है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलें। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता SN सिन्हा, जी हाँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक, चलिए ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। मैथ आप लोग करते हैं ना, मैथ की क्लास इसलिए नहीं लाता हूं क्योंकि मैथ में 10 ही मैथ लाऊंगा, लेकिन उसके लिए समय 1 घंटा चाहिए या 15 मिनट से तो कम नहीं चाहिए, क्योंकि ये समझाना भी है ना चीजों को, हमको खुद सॉल्व करना है तो कम ही समय में कर लेंगे, लेकिन समझाना है। यहाँ पर करना कुछ नहीं है। यदि 15% लाभ और 15% हानि जो है इसका अंतर 450 है, सीधा याद रखिएगा। 15% लाभ यानी कि ठेठ भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं जो सब कोई समझ जाएगा, तो यहाँ आइए, 15% लाभ यानी कि 115, कोई वस्तु 100 पर होता है, 15% लाभ यानी कि 115, और फिर आता है कि 15% हानि, यानी कि हानि जब हो रहा है तो यानी कि कम रहा है, 85 हो रहा है ना, 85 हो रहा है। इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का अंतर होगा 30, लेकिन इसका अंतर कितना है? 450। तो 30 बराबर 450 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 450 बटा 30, 0 और 15, 1 बराबर 15, तो टोटल 100 पर होना चाहिए ना, तो 100 बराबर 1500, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो तुरंत ऐसे ही बताता, 15 15 30, 30 से 15 बार 15 1500, बस। ये 5 सेकंड 4 सेकंड का प्रश्न है, जिसको नहीं आएगा उसको 10 मिनट लग जाएगा, लगेगा जोड़ घटाने, लेकिन ये बस देखेंगे 15 15 30 और 30 15 1500, सीधा आंसर, मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड में इसको आप कर लेंगे। चलिए आइए, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो ये होता है स्टार्च के रूप में, और ये जाके पत्तियों में जमा हो जाता है। कहाँ हो जाता है? पत्तियों में जमा हो जाता है, स्टार्च के रूप में रहता है। तो ये भी आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। 2 सतत विषम संख्या भी देखिए, ये भी आपको आ गया है कैलकुलेशन ही। 2 सतत विषम संख्याओं का गुणनफल जो है वह 6723 है,
तो छोटी संख्या का वर्गमूल। देखिए वर्गमूल कह रहा है, तो वर्गमूल कह रहा है तो सीधी सी बात है कि 91 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 91 का वर्ग तो बहुत चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, 90 90 8100 से भी ज्यादा चला जाएगा। कुल संख्या नहीं है, अब 8100 तो इसका वर्ग है, ये तो और चला जाएगा। 7 हो सकता है और 9 हो सकता है, तो हम 9 पर लेते हैं, छोटी संख्या 9। अगर 9 का वर्ग करते हैं तो 81, और कह रहा है कि 2 सतत विषम संख्या है, कि यानी कि एक जो विषम संख्या है वो 83 होना चाहिए। हमने छोटी संख्या लिया है तो एक छोटी संख्या 83 होना चाहिए। अब 83 में अगर गुणा करते हैं 81 से, तो देखिए 83 गुणे 81 ये हो जाएगा 83, 8 24 और 88 64 और 2 66 है ना, 3 8 4 12 और 6 1 67 37 आ गया ना, तो राइट आंसर 9 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। अब एग्जाम में कॉन्सेप्ट से बनाना चाहेंगे तो मैं उसके लिए अलग से आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, जो कि फिर आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, है ना, क्योंकि इसमें अगर बताऊं कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा। अब्दुल रज़ाक किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये संगम वंश का ही शासक था, देवराय द्वितीय। कौन था? देवराय द्वितीय, इसी के समय आया था भारत। ओके चलिए, इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? तो यह तो आपको बिहार में भी मिलेगा और झारखंड में भी मिलेगा। बिहार के रोहतास में मिलता है और सोन नदी पर मिलता है, आपको मिल जाएगा बिहार के रोहतास में और सोन नदी पर मिल जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए ये आखिरी सवाल है, 49 ही प्रश्न आज ला पाया हूं, एक प्रश्न छूट गया है। यदि दो संख्याओं का योग 14 है, मतलब कि जोड़े तो 14 आए और अंतर मतलब घटाएं तो 10 आए, तो सीधी सी बात है 12 रहेगा और 2 रहेगा, तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 14 देखिए 12 रहेगा और 2 रहेगा, घटाएंगे तो कितना जाएगा? 10। कह रहा ना कि उनका योग 14 है और उनका अंतर 10 है, तो उनका गुणनफल तो 12 गुणा 2 कर दीजिए, 12 गुणा 2। ये बस छोटे छोटे प्रश्न, ये टाइम आपको बचाएगा। ऐसा प्रश्न तो आपको लॉलीपॉप है, इसमें एक्स वाई मत करिए, एक्स वाई करने के चक्कर में करेंगे x प्लस वाई बराबर 14, फिर x माइनस वाई बराबर 10, फिर लेंदी हो जाएगा। इससे बढ़िया भैया जब समझ में आ ही रहा है तो क्यों ना हम आसान तरीका निकालें, है ना। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं, और हाँ पीडीएफ की रही बात, तो इसका पीडीएफ में नहीं दे पाऊंगा, बार बार पीडीएफ इसका मत मांगा करिए। क्यों? क्योंकि इसका पीडीएफ अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। अब आप लोगों को देने के लिए फिर से एक हमको नया पीडीएफ क्रिएट करना पड़ेगा, समय बहुत ज्यादा लग जाता है, और चूंकि हम हैं अकेले अभी, तो इसलिए अभी तो पीडीएफ फिलहाल नहीं मिलना है इसका। अभी क्लास का आनंद लीजिए, जो चीजें बताया जा रहा है उसको नोट करिए, है ना। तो फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।